वेलकम टू ABC कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी हमारी ये 7th वीडियो है जिसका टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। जो कंटेंट हमने लिया है वो लिया है आई कैप स्टडी टैक्स 2020 से, एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते क्या हैं, ये सबसे पहली बात है। प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी हर वो प्रॉमिस जो दूसरे प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन है उसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। और इसका मतलब होगा कि तकरीबन हर कॉन्ट्रैक्ट में ही रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं। हाँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जिसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस नहीं होते, जैसे एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि उसमें एक तरफ से कंसिडरेशन मूव कर रही होती है और दूसरी तरफ से कंसिडरेशन मूव नहीं कर रही होती। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बड़ी सिंपल सी। इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, Azam promises to deliver the goods to Babar at fixed price, and Babar promises to give promise for the payment of the price. Such promises are called reciprocal promises. तो ये Azam and Babar टू करेक्टर्स हम ले लेते हैं। तो एक तरफ से प्रॉमिस है टू डिलीवर गुड्स और उसकी कंसिडरेशन में एक और प्रॉमिस है टू पे द फिक्स्ड प्राइस। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं। तो अब रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की 3 टाइप्स हैं, जिसमें से पहली टाइप है म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। तो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें दोनों तरफ से प्रॉमिसेस हों लेकिन इंडिपेंडेंट हो, यानी एक की परफॉर्मेंस दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। When the promises are to be performed by each party independently without waiting for the other party to perform, it is called mutual and independent। यानी जिसमें एक पार्टी को अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए दूसरी पार्टी का वेट नहीं करना, तो वो म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। तो इसमें हम एग्जाम्पल 40 देखते हैं। आजम प्रोमिसेस टू सेल 100 बेल्स ऑफ कॉटन टू बाबर टू बी डिलीवर्ड नेक्स्ट डे। बाबर प्रोमिसेस टू पे विद इन अ मंथ। अब पहले नजर आ रहा है कि जी कॉटन को डिलीवर करना है, फिर जो है वो उसके बाद जो है वो विद इन अ मंथ पेमेंट होनी है। आजम डज नॉट डिलीवर द बेल्स ऑफ कॉटन। अब पॉइंट ये है कि आजम कहे कि जी अभी तक तो बाबर ने भी तो पैसे नहीं दिए, लेकिन स्टिल आजम की तरफ से जो है वो एक ब्रीच हो गई है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट तो किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया। बाबर्स प्रॉमिस टू पे नीड नॉट बी परफॉर्म एंड आजम मस्ट मेक कंपनसेशन। तो पॉइंट ये है कि आजम की जो नॉन डिलीवरी है वो इस बेसिस पर कि जी नॉन पेमेंट है अभी तक बाबर की तरफ से, इस पर एक्सक्यूज नहीं हो सकती। प्रॉमिस टू डिलीवर गुड वाज इंडिपेंडेंट ऑफ पेमेंट। पेमेंट हुई है या नहीं हुई, उसको गुड्स डिलीवर करनी थी पेमेंट का वेट किए बगैर। तो ये म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट की एक एग्जांपल थी। अब सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। When the performance of one party depends on the prior performance of the other party, तो इसे म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहते हैं। आजम एग्रीड टू बिल्ड अ हाउस फॉर बाबर फॉर अ फिक्स्ड प्राइस टू बी पेड आफ्टर द हाउस इज बिल्ट, यानी पहले हाउस बिल्ट होगा फिर पेमेंट होगी। आजम प्रॉमिस टू बिल्ड द हाउस मस्ट बी परफॉर्म बिफोर बाबर्स प्रॉमिस टू पे फॉर इट, यानी पहले कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और फिर पेमेंट होगी। पेमेंट जो है वो डिपेंडेंट है ऑन कंस्ट्रक्शन। थर्ड है म्यूचुअल एंड कंकरेंट, या इसे आप सिमिल्टेनियस भी कह सकते हैं। व्हेन द प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड सिमिल्टेनियसली, यानी सेम टाइम पर होने चाहिए, तो वो म्यूचुअल एंड कंकरेंट कहलाएंगे। आजम एग्री टू डिलीवर गुड्स टू बाबर एट अ प्राइस टू बी पेड बाय बाबर ऑन डिलीवरी, यानी जिस टाइम गुड्स डिलीवर होनी है उसी टाइम पर पेमेंट होनी है, तो दोनों तरफ से जो कंसिडरेशन है वो एट द सेम टाइम मूव कर रही होगी। आजम नीड नॉट टू डिलीवर गुड्स अनलेस बाबर इज रेडी टू पे। तो अगर बाबर कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है प्राइस पे करने के लिए, तो गुड्स डिलीवर करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह बाबर नीड नॉट पे अगर आजम गुड्स डिलीवर करने के लिए रेडी नहीं है। तो एक पार्टी अगर परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं है तो फिर दूसरे को भी अपने हिस्से का प्रॉमिस परफॉर्म करना रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो ये तो हमारे पास 3 टाइप्स थी जिसमें हमने डिस्कस किया कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस 3 टाइप के हो सकते हैं, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट एंड म्यूचुअल एंड कंकरेंट। अब कुछ रूल्स की तरफ चलते हैं जो कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की परफॉर्मेंस के बारे में हैं, और इनमें भी उन्हीं टाइप्स को भी डिस्कस कर रहे होंगे हम काफ़ी हद तक, और कुछ और बातों को भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी सिमिल्टेनियस परफॉर्मेंस कब होनी चाहिए, और उसमें अगर परफॉर्मेंस नहीं होती तो क्या होगा। When a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, the promiser need not perform his promise unless
द promisee इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो वही बात है कि सिमिल्टेनियस जहां पर वो म्यूचुअल एंड कंकरेंट हो, तो जब तक एक पार्टी परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं है तो दूसरी पार्टी को भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, उसे रिक्वायर्ड नहीं किया जा सकता। तो यहां पर हम एक अपना सिनेरियो डिस्कस करते हैं। आजम एंड बाबर कॉन्ट्रैक्ट दैट आजम शैल डिलीवर गुड्स टू बाबर टू बी पेड फॉर बाय बाबर ऑन डिलीवरी। तो ये सिमिल्टेनियस हो रहा है। आजम नीड नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस बाबर इज रेडी and willing to pay for the goods on delivery. बाबर need not pay for the goods unless आजम is ready। तो दोनों तरफ से परफॉर्मेंस हो रही होगी तो की जाएगी। अगर एक पार्टी परफॉर्म करने को तैयार नहीं है तो दूसरी के ऊपर भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो अपने हिस्से की परफॉर्मेंस दे। सेकंड सिनेरियो हम देखते हैं। आजम एंड बाबर कॉन्ट्रैक्ट दैट आजम शेल डिलीवर गुड्स टू बाबर एट अ प्राइस टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। अब इंस्टॉलमेंट आ गए। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी पेड ऑन डिलीवरी। अब यहां पर ये होगा कि पूरी पेमेंट ना हो, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए दूसरी पार्टी को रेडी होना चाहिए। जब तक वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देते तब तक उनको गुड्स डिलीवर करना जरूरी नहीं है। इसी तरह अगर वो डिलीवरी देने को तैयार नहीं तो वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के लिए भी तैयार हो, ये जरूरी नहीं है। तो आजम नीड नॉट डिलीवर अनलेस बाबर इज रेडी एंड विलिंग टू पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसी तरह बाबर नीड नॉट पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अनलेस आजम इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स। तो इसके अंदर अगर दोनों पार्टीज हैं तो उनके दरमियान डिलीवरी फौरन जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ ही हो जानी चाहिए, और अगर उसके लिए रेडी हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। अब ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस यानी पहले कौन सी चीज परफॉर्म होनी चाहिए, बाद में कौन सी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें अब आप बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन देखें कि जब आप रेस्टोरेंट के साथ ऑर्डर करते हैं तो बड़े डिफरेंट वे में काम होता है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट की एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप डाइन इन करने जाते हैं तो पहले आपको फूड सर्व किया जाता है, बाद में आप बिल पे करते हैं। अगर आप टेक अवे कर रहे होते हैं तो आप समटाइम्स जो टेक अवे का ऑर्डर है वो इस तरह से होता है जैसे पिज़्ज़ा हट या मैकडोनल्ड्स वगैरह पे, कि आप पहले पेमेंट कर रहे होते हैं और बाद में आप जो है वो फूड ले रहे होते हैं। और इसी तरह डिलीवरी में भी ये हो रहा होता है कि सिमल्टेनियस ऑलमोस्ट हो रहा होता है, लेकिन पहले गुड्स वो आपको पकड़ाते हैं जो डिलीवरी गाय, फिर आपसे पैसे मांगते हैं और आप उनको पेमेंट करते हैं। तो या ये भी हो सकता है कि आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट कर दी होगी अपने ऑर्डर की, तो आपने पहले पेमेंट कर दी है, बाद में फूड डिलीवर हो रहा है। तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा उसको देखते हैं, और उसमें अगर ऑर्डर डिसाइड हो तो फिर क्या किया जाएगा। ऑब्वियसली फिर तो उसी ऑर्डर के मुताबिक किया जाएगा जो पार्टीज ने डिसाइड किया, और अगर पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया तो फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के मुताबिक देखा जाता है। तो रीड भी करते हैं और सिनेरियोज भी डिस्कस करते हैं। Where the order in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract, they must be performed in that order. And where the order is not expressly fixed by the contract, they must be performed in the order in which the nature of the transaction required। जैसे डाइन इन के अंदर हम बड़े क्लियर हैं कि जी फिर डाइन इन की सिचुएशन में जो है पहले फूड सर्व होगा, बाद में पेमेंट की जाएगी। अच्छा, इसी तरह होम डिलीवरी के अंदर अगर पेमेंट का मोड क्रेडिट कार्ड है तो पेमेंट पहले हो रही होगी, गुड्स बाद में डिलीवर होंगी। और अगर कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम है तो फिर डिलीवरी पहले हो रही होगी और कैश उसके फौरन बाद पे हो रहा होगा, ऑलमोस्ट सिमल्टेनियसली, लेकिन ऑर्डर वाइज इस तरह चलेगा। सो एग्जाम्पल 44 देखते हैं। आजम एंड बाबर कॉन्ट्रैक्ट दैट आजम शैल बिल्ड अ हाउस फॉर बाबर एट अ फिक्स्ड प्राइस। आजम प्रॉमिस टू बिल्ड द हाउस मस्ट बी परफॉर्म बिफोर बाबर्स प्रॉमिस टू पे। अब यहाँ पे पार्टीज ने एक्सप्रेसली फिक्स कर लिया था तो वो रूल अप्लाई किया गया, तो उसी ऑर्डर में फॉलो किया जाएगा। सेकंड देखते हैं। आजम एंड बाबर कॉन्ट्रैक्ट दैट आजम शैल मेक डिलीवरी ऑफ ए स्टॉक इन ट्रेड टू बाबर एट अ फिक्स्ड प्राइस। ओके जी, डिलीवरी प्राइस, एंड बाबर प्रॉमिसेस टू गिव सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जहाँ सिक्योरिटी होती है तो जब तक सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती, कोई गारंटी नहीं प्रोवाइड की जाती, तब तक गुड्स की डिलीवरी भी नहीं की जाती। So Azam promise need not be performed until the security is given, because nature of the transaction requires that Azam should have security before he delivers up his stock। तो जहां पे expressly fixed ना हो वहां पे nature of transaction को फोकस किया जाता है। थर्ड रूल है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की परफॉर्मेंस में, प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस, यानी जहां पर एक पार्टी दूसरी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना कर दे या रिफ्यूज कर दे, इसे आप काइंड ऑफ इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं। When a contract contains reciprocal promises and one party to the contract prevents the other from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented। जिसको रोका गया उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा और वो पार्टी फिर कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है जो भी लॉस उन्हें उस नॉन परफॉर्मेंस की वजह से होगा। सिनेरियो हम यहां पर देखते हैं। तो आजम एंड बाबर कॉन्ट्रैक्ट दैट बाबर शैल एग्जीक्यूट सर्टन वर्क फॉर आजम फॉर ₹1000।
ठीक है जी, वर्क एग्जीक्यूट किया जाएगा, पैसे डिसाइड हो गए। बाबर इज रेडी, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट द वर्क अकॉर्डिंगली, यानी ये उसकी तरफ से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस आ गई। बट आजम प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन वो काम ही नहीं करने देता। अब कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना है अगर आपकी जगह पर आकर, तो जब तक आप उसे अलाउ नहीं करेंगे तो वो काम तो नहीं कर सकता। तो इन दिस सिचुएशन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बाबर, क्योंकि उसे प्रिवेंट किया गया था। And if he elects to rescind it, he is entitled to recover from Azam compensation for any loss which he has incurred by its non-performance. तो बाबर के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एंड ही मे क्लेम कंपनसेशन एज वेल। नॉन परफॉर्मेंस इन केस ऑफ म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट हो तो अगर एक प्रॉमिस परफॉर्म नहीं हुआ तो दूसरा प्रॉमिस भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। सो यहां पर मैं इस पूरे पैराग्राफ को जरा सिंप्लीफाई कर आपके साथ शेयर करता हूं कि लेट्स से कि जिस पार्टी को पहले परफॉर्म करना था उसने परफॉर्म नहीं किया, तो अब ऐसी पार्टी दूसरी पार्टी से परफॉर्मेंस क्लेम भी नहीं कर सकती और दूसरी पार्टी इस पार्टी से कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। तो लेट्स से कि हम कहते हैं कि पहले कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था ए को और फिर करना था बी को, तो ए ने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, ये सिनेरियो आ गया। सो ए अब बी से परफॉर्मेंस भी डिमांड नहीं कर सकता और ए मस्ट कंपनसेट बी फॉर नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो भी उसको नुकसान हुआ है। ये रूल अप्लाई होगा व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स आर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एंड म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। इस पे अब कुछ हम सिनेरियोज देखते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या सिचुएशन राइज होगी। तो वंस अगेन हम जो सिनेरियोज देख रहे हैं वो म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के हैं। Azam contracts with Babar to execute certain builders work for a fixed price, Babar supplying the timber necessary for the work। यानी जो काम था उसमें काम तो करना था लेकिन बाबर ने टिम्बर सप्लाई करना था, लकड़ी की चीज़ें जो थी वो सप्लाई करनी थी। बाबर रिफ्यूज टू फर्निश एनी टिम्बर, वो सामान ही नहीं ला के देता, तो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से काम करे जब उसे सामान ही नहीं ला के दिया और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करना है पार्टी ने। आजम नीड नॉट एग्जीक्यूट द वर्क, तो उसे भी काम करने की जरूरत नहीं है, कर भी नहीं सकता जब तक सामान नहीं होगा। Babar is bound to make compensation to Azam for any loss caused to him by non-performance of the contract, क्योंकि नॉन परफॉर्मेंस हुई है तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो उसको कंपनसेट करेगा। सेकंड है, Azam contracts with Babar to deliver to him at a specified price certain merchandise on board of a ship which cannot arrive for a month। तो शिप को आने में 1 महीने का टाइम लगना है अभी। एंड बाबर engages to pay for the merchandise within a week from the date of the contract। अब चीज़ें आनी है महीने के बाद और जो पेमेंट होनी है वो 1 हफ्ते के बाद होनी है। बाबर डज नॉट पे विद इन अ वीक, पेमेंट नहीं की, तो जब एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो दूसरी के लिए भी जरूरी नहीं है कि वो प्रॉमिस अपना पूरा करे, परफॉर्म करे और वो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। आजम प्रॉमिस टू डिलीवर नीड नॉट बी परफॉर्म, उसने पेमेंट नहीं की तो आपको गुड्स डिलीवर करने की जरूरत नहीं और आप उससे कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से Azam promises Babar to sell him 1000 bales of merchandise to be delivered next day and Babar promises Azam to pay them within a month। अब देखें पहले गुड्स डिलीवर होनी है फिर पेमेंट होनी है, तो अगर गुड्स डिलीवर नहीं की जाती तो आपको पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है और स्टिल आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो ये 4 रूल्स हो गए। 5th रूल की तरफ चलते हैं जी, प्रॉमिस टू डू लीगल एंड इलीगल थिंग। तो इस तरह का सिनेरियो हमने पहले भी एक कवर किया है। तो जहाँ पर 2 टाइप के प्रोमिस हों, फर्स्टली टू डू सर्टन थिंग्स जो लीगल हैं और सेकेंडली ऐसी चीज़ें जो इलीगल हों, तो फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस जो लीगल काम करने का है वो वैलिड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और दूसरा वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर हम सिनेरियो देखते हैं। आजम एंड बाबर एग्री दैट आजम शेल सेल बाबर अ हाउस फॉर ₹10 million, बट दैट इफ बाबर यूजेज इट एज अ गैम्बलिंग हाउस ही शेल पे ₹50 million फॉर इट। द फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो हाउस को सेल करने का है वो लीगल है और वो जो है वैलिड होगा और इट वुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट। द सेकंड सेट इज फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कि इसको गैम्बलिंग हाउस के तौर पर यूज़ किया जाए तो ये एक वॉइड एग्रीमेंट होगा, ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा। तो ये 5 हमारे रूल्स थे ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब हम थोड़े से कुछ जो है पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। सो स्प्रिंग 2019 में ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है कि ब्रीफली एक्सप्लेन 5 रूल्स
रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो ये याद रखना है, ब्रीफली एक्सप्लेन का मतलब है कि आप 1 और 2 सेंटेंसेस में टिपिकली हर पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो अभी जो हमने पॉइंट्स पढ़े, एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली 1 और 2 लाइंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन कर दें कि सिमिल्टेनियस परफॉर्मेंस जो होती है तो उसमें अगर एक पर्सन रेडी है तो दूसरे को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में बेसिक पॉइंट ये है कि अगर एक्सप्रेसली फिक्स्ड हो तो उसको फॉलो करें, एक्सप्रेसली फिक्स्ड ना हो तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को फॉलो करें। प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस में अगर एक पार्टी दूसरी को प्रिवेंट करती है तो दूसरी के जो है ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है और वो उसके लिए कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है। म्यूचुअल इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हों तो जहाँ पर एक पार्टी जो है वो परफॉर्म नहीं करती तो दूसरी को भी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है और वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। प्रॉमिस टू डू लीगल एंड इलीगल थिंग हो तो लीगल को इन्फोर्स करवाया जा सकता है, इलीगल ब्रांच को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, वो वाइड एग्रीमेंट होगा। फिर है जी हमारे पास एक क्वेश्चन, इसमें हम देखते हैं कि किस चीज़ पर फोकस है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस तो हैं लेकिन पॉइंट क्या है, कौन सा रूल अप्लाई होगा। मेंबर प्रॉमिस टू मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर टू नासिर रिमोट कंट्रोल टॉय हेलीकॉप्टर ऑफ एग्रीड स्पेसिफिकेशन इन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 11। नासिर इन टर्न प्रॉमिस टू पे फॉर देम बाय सेकेंड वीक। अच्छा, एक चीज़ फर्स्ट वीक में होनी है, ये पहले वीक में पहले होना है और फिर एक काम सेकेंड वीक में होना है। मेंबर डिड नॉट डिलीवर द टॉयज। अब एक पार्टी ने जो है ना अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं की, परफॉर्म नहीं किया, तो क्या दूसरी को अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा और क्या रेमेडी भी होगी कुछ अवेलेबल? नहीं, फिर दूसरी पार्टी को भी देखें, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस कहता है कि दूसरी पार्टी को भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है और फर्स्ट पार्टी से वो क्लेम कर सकते हैं लॉस जो उन्हें नॉन परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है। सो ये हमारे आज के पॉइंट्स थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।